आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। कल तक आपने पढ़ा था राजस्थान के साहित्य ग्रंथ का पार्ट 1। उसमें आपने देखा था राजस्थान के साहित्य ग्रंथ की महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसका ज्ञान हमें होना आवश्यक होता है। और राजस्थान के साहित्य ग्रंथ को हमने 3 भागों में बांटा था: प्राचीन साहित्य और मध्यकालीन साहित्य, और एक था आधुनिक साहित्य ग्रंथ। तो इसमें आधुनिक साहित्य ग्रंथ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का प्राचीन साहित्य। तो आपने कल का पार्ट वन नहीं देखा है अभी तक, तो पहले आप पार्ट 1 देख के आएँ, तभी आपको ये दूसरा पार्ट समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा था कल तक राजस्थान के साहित्य ग्रंथ की महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। तो उसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राचीन साहित्य ग्रंथ। उसमें से पहला साहित्य ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद्रबरदाई। कौन है दोस्तों? चंद्रबरदाई। यह ग्रंथ 69 सर्गों और 18 भागों में बंटा हुआ है दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से देखो। यह ग्रंथ 69 सर्गों तथा 18 भागों में बंटा हुआ है, तथा यह श्रृंगार और वीर रस का ग्रंथ है। श्रृंगार और वीर रस में क्या होता है दोस्तों? इसमें डिंगल साहित्य और पिंगल साहित्य होता है। अगर आप में ये प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि डिंगल व पिंगल साहित्य का मिश्रित ग्रंथ, डिंगल व पिंगल साहित्य का मिश्रित ग्रंथ कौन सा है, तो दोस्तों वो है पृथ्वीराज रासो। यह 12वीं सदी में लिखित ग्रंथ है। वर्तमान में यह कहाँ पर सुरक्षित है? वर्तमान में यह पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है वो उदयपुर पुस्तकालय में संग्रहित है। और पृथ्वीराज रासो को 18 खंडों में बांटा गया है। तो इसके 8 भाग किसने लिखे हैं? 8 भाग इसके चंद्रबरदाई ने लिखे हैं। और चंद्रबरदाई का उपनाम क्या है? बलिंदा। और 6 भाग पृथ्वीराज रासो के 18 भाग खंडों में बंटा हुआ था, जिसमें 8 भाग चंद्रबरदाई ने, 6 भाग राजाबाई ने और 4 भाग जलहण ने लिखे थे। टोटल कितने हो गए दोस्तों? 18 भाग हो गए। तो जलहण ने लिखा था। जलहण ने इस ग्रंथ को पूरा करने वाले जलहण थे। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज तृतीय के इतिहास का वर्णन है। और पृथ्वीराज ग्रंथ में इसमें और क्या क्या है दोस्तों? इस ग्रंथ के अनुसार राजपूतों एवं चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। पृथ्वीराज ग्रंथ क्या कह रहा है दोस्तों? यह कह रहा है कि राजपूतों एवं चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। अब दूसरा ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है दोस्तों? जयनायक भट्ट है। कौन है दोस्तों? जयनायक भट्ट। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें है पृथ्वीराज तृतीय के युद्धों एवं विजयों का वर्णन। पृथ्वीराज विजय में क्या है दोस्तों? इसमें है पृथ्वीराज तृतीय के युद्धों एवं विजयों का वर्णन। दोस्तों ये मैंने नोट्स अपने हाथों से बनाए हैं और बहुत ही किताबों से निचोड़ निकाला है। अगर आपने ये नोट्स पढ़ लिए तो आप हर परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। ये नोट्स मैंने बहुत मेहनत करके बनाए हैं, तो आप इन नोट्स को बना लें। अगला ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? बिसलदेव रासो। कौन सा है दोस्तों? बिसलदेव रासो। इसके रचयिता कौन है? नरपति नाल है। हम कैसे याद करेंगे इसे? नरपति नाल है। बिसलदेव में लय आता है, तो हम इसे ऐसे याद करेंगे, नरपति नाल है। नाल है में भी लय आता है, नरपति नाल है। इस ग्रंथ में क्या है दोस्तों? इस ग्रंथ में बिसलदेव व राजमती के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। क्या है दोस्तों? बिसलदेव रासो में इस ग्रंथ में राजमती व बिसलदेव के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। ललित विग्रह राज। अगला क्या है दोस्तों? ललित विग्रह राज। ललित विग्रह राज के रचयिता कौन है? ललित विग्रह राज के रचयिता है सोमदेव। इसमें क्या वर्णन है? इस ग्रंथ में इंदुवती व विग्रह राज चतुर्थ या फिर बिचलदेव के प्रेम प्रसंग का वर्णन है।
ललित विग्रहराज में क्या है दोस्तों, इंदुमती व विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। विग्रहराज चतुर्थ का काल चौहानों का श्रवण काल है। अब एग्जाम में ये प्रश्न आ जाता है, बहुत बार कहा जाता है चौहानों का श्रवण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है। तो किसके शासनकाल को कहा जाता है दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को चौहानों का श्रवण काल कहा जाता है। अगला है मानचित्र रासो। क्या है दोस्तों, मानचित्र रासो। मानचित्र रासो की रचयिता कौन है, कवि नरोत्तम। मानचित्र में न आता है इसलिए हम याद करेंगे न से, कवि नरोत्तम, कवि नरोत्तम। इस ग्रंथ के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध का प्रमुख कारण प्रताप द्वारा जालोर पर आक्रमण करना था। मानचित्र रासो ग्रंथ के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध का प्रमुख कारण क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है प्रताप द्वारा जालोर पर आक्रमण करना था। अगला है सुजान सिंह रासो। क्या है दोस्तों, सुजान सिंह रासो। सुजान सिंह रासो के रचयिता कौन है, सुजान सिंह रासो के है जोगीदास। कौन है दोस्तों, जोगीदास। इस ग्रंथ में क्या है, इस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है कि बीकानेर शासक सुजान सिंह का इतिहास उल्लेखित है। सुजान सिंह रासो में बीकानेर के शासक सुजान सिंह के इतिहास का उल्लेखित है। अगला है छत्रपति रासो। छत्रपति रासो इसके लेखक है काशी छंगाणी। छत्रपति से हम याद करेंगे 6 से काशी छंगाणी। इसके लेखक कौन है, काशी छंगाणी। इस ग्रंथ में हमें क्या जानकारी मिलती है दोस्तों, इस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है नागौर शासक अमर सिंह राठौड़ एवं बीकानेर शासक करण सिंह के मध्य 1664 ईस्वी में मतीरे की राड़ का वर्णन। क्या है दोस्तों, इसमें 1664 में नागौर शासक अमर सिंह राठौड़ एवं बीकानेर शासक करण सिंह के मध्य 1664 ईस्वी में मतीरे की राड़ का वर्णन है। मतीरे की राड़ कैसे हुई थी दोस्तों, हम इसके पीछे आपको कहानी बताते हैं। एक था जाखणिया गांव, जाखणिया गांव था नागौर में, और एक था सीलवा गांव बीकानेर में। जाखणिया गांव नागौर के शासक का क्या नाम था, रुगा, और सीलवा गांव बीकानेर में शासक का क्या नाम था, रूपा। रुगा के पास तो गए थे अमर सिंह और नागौर शासक थे, और बीकानेर के पास गए थे रूपा, रूपा के पास गए थे करण सिंह। और इन दोनों के पीछे क्या लड़ाई थी दोस्तों, इन दोनों की मतलब एक मतीरे की बेल होती है, वो आपको पता ही है वो कितनी लंबी होती है। ये दोनों है ना जाखणिया गांव और सीलवा गांव सीमा पर है, और ये अमर सिंह की खेत की बेल थी, और वो है ना इतनी बड़ी थी कि करण सिंह के खेत में आ गई थी, और बेल से करण सिंह ने उस बेल से मतीरे को तोड़ लिया। तो वो आए थे नागौर के शासक, तो करण सिंह ने है वो अमर सिंह के खेत की बेल थी, वो करण सिंह के खेत में आ चुकी थी, तो उसने है ना करण सिंह ने बेल से मतीरा तोड़ लिया। तो नागौर के शासक के रुगा के पास आए थे, उन्होंने अमर सिंह ने देखा कि मेरे खेत का मतीरा इसने क्यों तोड़ा है। तो करण सिंह ने कहा भाई ये तो मेरे खेत में है इसलिए मैंने तोड़ा। तो अमर सिंह ने कहा नहीं ये मेरे खेत में है, तूने तोड़ा तो तोड़ा कैसे। तो इन दोनों की राड़ इतनी लंबी हो गई थी कि इन दोनों को है ना इस बड़े बड़े शासकों के पास जाना पड़ा था। और ये अमर सिंह था वो रुगा के पास गया था, और करण सिंह था वो बीकानेर के रूपा के पास गया। तो रुगा के पास गया था अमर सिंह, तो उस समय रुगा है वो दिल्ली शाहजहाँ के पास था, दिल्ली शाहजहाँ के पास गया हुआ था। तो उसने वो अमर सिंह गया था रुगा के पास गया था, तो शाहजहाँ का बख्शी सलामत खान था, उन्होंने वहाँ पर आने के लिए मना कर दिया। तो है ना अमर सिंह को बुरा लगा कि इसने हमें यहाँ पे आने के लिए मना क्यों किया। तो ये कहानी ऐसी थी दोस्तों। अगला है क़याम रासो। क़याम रासो, क़याम रासो के रचयिता कौन है, क़याम खां। ये तो आपको याद हो ही जाएगा दोस्तों, देख लो नाम से ही पता चल रहा है। क़याम रासो के रचयिता कौन है, क़याम खां या फिर नियामत खां, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कवि जान। ये फतेहपुर सीकर की थी। इस ग्रंथ में हमें चौहानों को वंश गोत्रीय बताया गया है। क़याम रासो से हमें क्या जानकारी मिलती है दोस्तों, इस ग्रंथ में चौहानों को वंश गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है।
नोट, ये नोट ध्यान से रख लेना दोस्तों। इसमें कहा गया है बिजोलिया शिलालेख में भी चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। एक तो क्यामरासों में कहा गया है, क्यामरासों में भी दोस्तों चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। और बिजोलिया का शिलालेख भी हमें यही जानकारी देता है कि चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। इसमें क्या है, क्यामरासों में गोगा जी चौहान है, वो हमारे कुल देवता है। गोगा जी चौहान ये क्या कायम खानी थे, और गोगा जी चौहान का आगे की पीढ़ी के वंशज थे, वो उनका नाम था करम सिंह चौहान। करम सिंह चौहान को फिरोज शाह तुगलक ने करम सिंह का धर्म परिवर्तित कर करम सिंह का नाम कायम खानी रख दिया था। इन्होंने इनको दबाव में डालकर इन्होंने मुस्लिम में परिवर्तित कर दिया था। इसलिए आगे जाकर गोगा जी की पीढ़ी कायम खानी कहलाई। इसलिए तो कहा जाता है दोस्तों, गोगा जी के मंदिर में 11 महीने तो मुस्लिम परिवार का पुजारी होता है और 1 महीने हिंदू पुजारी होता है। इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने क्योंकि करम सिंह को धर्म परिवर्तित कर कर कायम खानी बना दिया था, इस ग्रंथ में गोगा जी के वंशज कायम खानी कहलाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम देखेंगे आगे के शासक प्राचीन साहित्य के कुछ साहित्य ग्रंथ और रह गए हैं, जिसका नाम है खुमान रासो। ये हम कल की वीडियो में देखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आपसे आशा करती हूँ कि आप ये वीडियो देखेंगे और इसको याद करके आएंगे, ताकि कल की वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। दोस्तों, ये वीडियो है, ये साहित्य ग्रंथ ऐसे साहित्य ग्रंथ है जिसमें से प्रश्न बहुत आते हैं। एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक होता है, और ये याद करने में थोड़ा कठिन जरूर होता है। इसमें समझाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, लेकिन हमें ये बहुत ही तथ्य ऐसे हैं जिनको याद करना पड़ेगा, और इनसे बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन को टफ होने की संभावना रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल की वीडियो में।